हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी एनसीईआरटी। कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रॉलैक्ट एक्ट से। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो पार्ट 1, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, और अगर आपको वो पार्ट समझ में आ जाए तभी आप इसमें आगे बढ़िए। पार्ट 1 की अगर मैं छोटा सा क्रक्स की बात करूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था इस चैप्टर की सीरीज़ में, तो पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर 2 है, क्लास 10th हिस्ट्री का, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हमने इस पे इंट्रो की बात की थी कि कॉलोनिज्म क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है, और कांग्रेस ने कैसे ट्राई किया कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ सकें, साथ में जो हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो इसमें किसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या सिचुएशन क्रिएट की थी। तो हमने 3 रीजंस पढ़े थे मेन, कि एक डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि वॉर चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 के बीच में, जिसकी वजह से उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो वॉर के ईयर से उसमें प्राइसेस थिंग्स के डबल हो गए थे। अगर कोई चीज़ 5 रुपए की है तो वो चीज़ 10 रुपए तक की हो गई थी। मतलब हर चीज़ जो डबल हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फोर्स रिक्रूटमेंट, जिसका मतलब होता है कि ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाना, लड़ाई करवाने के लिए भेजना। तो इसकी वजह से भी विलेजर्स का गुस्सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद और क्या दिक्कतें आई थी? क्रॉप्स फेल हो गई थी, एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, और फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से हमने देखा था कि 12 से 13 लाख लोगों को दिक्कतें आई थी 1921 के सेंसस में जो पाया गया। तो ये सब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पढ़ा था पहली वीडियो में। उसके बाद हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट, दी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो एक लॉयर की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए थे रेसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट। रेसिस्ट रिजाइम का मतलब जो वाइट से वहाँ पे वो स्किन कलर के बेसिस पे ब्लैक को या डार्क पीपल जो होते हैं उनको ऑप्रेस करने की कोशिश करते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसको हम बोलते हैं रेसिज्म, जो साउथ अफ्रीका में काफ़ी गंदी प्रैक्टिस थी, जिसके अगेंस्ट गांधी जी काफ़ी काम करके आ चुके थे। 1915 में वो इंडिया आए थे, सेम आइडिया इंडिया में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। जो उनका आइडिया था सत्याग्रह का, मतलब सत्य की राह पे चलना, ठीक है। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, मतलब सच्चाई को ढूंढना और सच्चाई की पावर उन्होंने बताने की कोशिश की थी लोगों को। तो ये सत्याग्रह का जो भी आइडिया होता है, ये इस पैराग्राफ में था जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी ने 3 जगह सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। पहला उन्होंने किया था 1916 में चंपारण, बिहार, उन पीजेंट्स के लिए जो प्लांटेशन सिस्टम की वजह से दिक्कत में थे। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात के अंदर है, क्यों वहाँ पे करा था इन्होंने सत्याग्रह? क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गई थी और प्लेग एपिडेमिक था, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, वापस रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे अपने लैंडलॉर्ड्स को, यानी कि ब्रिटिशर्स को। 1918 में उन्होंने अपना तीसरा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद के अंदर। और वो किस लिए किया गया था? वो किया गया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो हमने ये सब कुछ अभी तक पढ़ा था, इसके आगे से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बात करते हैं द रॉलैक्ट एक्ट की। तो emboldened with its success, Gandhi ji in 1990 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act 1919। मतलब जो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट थे 1916, 1917 और 1918 के, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करेंगे प्रपोज रॉलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलैक्ट एक्ट 1919 में प्रपोज किया गया था, मतलब उसको लाया गया था। तो एक एक्ट क्या था, इसके बारे में हम आगे की लाइन्स में पढ़ते हैं। This act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। तो ये जो रोलैक्ट एक्ट था, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने जल्दबाजी में, मतलब बहुत जल्दबाजी में इन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम रोलैक्ट एक्ट को पास करेंगे। जो इंडियन मेंबर्स थे इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 टाइप के मेंबर्स थे, एक इंडियन मेंबर्स थे और ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो डिसीजन था खुद से ले लिया, इंडियन मेंबर्स ने इसको अपोज किया कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और उन्होंने जल्दबाजी में ये डिसीजन जो है रॉलैक्ट एक्ट इन्होंने पास कर दिया। तो रॉलैक्ट एक्ट में था क्या ऐसा, क्यों इसको हम इतना बुरा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि ये बुरा था? महात्मा गांधी जी ने क्यों इसके अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च करने की उनको लगा कि ज़रूरत है? ये हम आगे के लाइन्स में पढ़ेंगे। तो रॉलैक्ट एक्ट क्या था, इसमें लिखा हुआ है, इट गिव्स द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजन्स फॉर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रॉलैक्ट एक्ट आखिर में था क्या, उसका बेसिक आइडिया क्या था
कि जैसे सरकार को पता लग गया था कि अब काफ़ी जगह रायट्स होने लगे हैं, दंगे होने लगे हैं, काफ़ी जगह प्रोटेस्ट होने लगे हैं सरकार के अगेंस्ट, तो मतलब उनका जो रूल है इंडिया पे धीरे-धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा था। इंडियंस जो थे, उनके हाथ से धीरे-धीरे करके निकल रहे थे। उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये शायद आज़ादी के लिए कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए हैं, ये आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें इनको रोकना होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे 3 सत्याग्रह भी लॉन्च हुए, तो एक के बाद ब्रिटिशर को झटका लगता ही चला गया। उसके पहले 1857 का रिवॉल्ट का झटका लगा, फिर ये 3 सत्याग्रह हो गया और अलग-अलग मूवमेंट्स में साइड बाय साइड चल रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो रॉलाट एक्ट निकालेंगे, इसके अंदर जो गवर्नमेंट होगी उसको पूरी पावर होगी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को वो जब चाहें, जैसे चाहें, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को वो दबा सकते हैं उनकी मर्ज़ी से। अगर कोई रैली निकल रही होगी तो उस रैली को वो रोक सकते हैं। कोई पॉलिटिकल इवेंट या कोई मीटिंग चल रही होगी तो वो उसको भी रोक सकते हैं। ये पावर रॉलाट एक्ट ब्रिटिशर्स को देता था। इसलिए ही इंडियन मेंबर जो थे वो इस रॉलाट एक्ट के अपोज़ में थे। और दूसरी चीज़ क्या थी जो रॉलाट एक्ट ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करता था, वो है कि अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजन्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। मतलब किसी भी पॉलिटिकल प्रिजन को पकड़ सकते, मतलब किसी भी नेता को पकड़ के जेल में डाल सकते थे बिना किसी सुनवाई के। विदाउट ट्रायल का मतलब होता है बिना किसी सुनवाई के उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। मतलब जैसे अगर महात्मा गांधी थे, अगर वो कुछ सत्याग्रह वगैरह करते उस टाइम पे तो उनको पकड़ के जेल में डाल सकते थे, उन्होंने डाला भी था। वो अलग बात है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके उनको जेल से बाहर निकलवा दिया था। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स को इस रॉलाट एक्ट की वजह से जेल में डाला था, ताकि क्योंकि अगर कोई लीडर ही नहीं होगा तो ना वो रैली होगी, ना वो इवेंट होगा, ना वो मीटिंग्स होंगी जो उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होनी थी। तो अगर लीडर ही नहीं है, अगर हम लीडर को ही जेल में डाल देंगे, ठीक है, तो फिर वो रैली या कोई मीटिंग होगी ही नहीं। और ये क्या था कि इसमें कोई सुनवाई भी नहीं होती, तो कोई उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो रॉलाट एक्ट ने उनको 2 चीज़ें दी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना सुनवाई के जेल में डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं थी 2 साल तक। मतलब सारी पावर्स जो थी ब्रिटिशर्स के हक में थी, इसलिए जो ये इंडियन मेंबर्स थे, ये अपोजिशन दिखा रहे थे इस एक्ट के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, इतना सब कुछ इस रॉलाट एक्ट में हो गया, हमें समझ में आ गई काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्ट है। इसको कुछ लोगों ने काला कानून का नाम भी दिया था, ब्लैक लॉ का नाम भी दिया था, ब्लैक एक्ट का नाम दिया था, क्योंकि ये जो एक्ट है ये इंडियंस के लिए अच्छा नहीं था। हमें दिख भी रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप रिप्रेस कर दोगे तो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, उन्हें जो भी बुरा लग रहा है उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। हम चारों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। नॉन वायलेंट तो समझ में आता ही है कि अहिंसा, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी मारपीट नहीं होगी, बिल्कुल शांति से जो भी मूवमेंट होगा बिल्कुल शांति से होगा। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है कि ना तो हम सरकार से कोई सर्विसेज लेंगे, ना उनको कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब ना हम सरकार का कुछ काम लेंगे उन जो भी वो हमें दे रहे हैं, ना हम उनको कुछ काम करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये होता है ना हम सरकार की सुनेंगे, ना उनका कुछ काम करेंगे। अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच विल स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। कब की बात हो रही है, 1919 की बात हो रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ था। तो ये उसकी ही बैक स्टोरी है, ठीक है, कि वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे हुआ। तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं, रॉलाट एक्ट की वजह से ही वो सब कुछ हुआ था, एंड यही पीछे मतलब उसका बैकग्राउंड बनता चला गया था। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा इस रॉलाट एक्ट के अगेंस्ट, जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 6 अप्रैल 1919 को। किसके साथ, एक हड़ताल के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड क्लोज शॉप्स वर क्लोज डाउन। तो रैलीज ऑर्गेनाइज की गई काफ़ी जगहों पे पहले तो, कि हम काफ़ी ज़्यादा मतलब रैलीज निकलने लगी अलग अलग शहरों में। जितने भी कर्मचारी थे रेलवे वर्कशॉप में, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक पे डाल दिया, मतलब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। और शॉप जो थी वो दुकानें उन्होंने अपनी अपनी बंद कर दी। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph will be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalism. अब ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रैलीज हो रही हैं, ठीक है। वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे में काम ही करने नहीं आ रहे, टेलीग्राफिक कंपनीज में काम ही नहीं करने आ रहे, शॉप्स बंद हो गई हैं। तो ब्रिटिशर्स को भी दिक्कतें थी, क्योंकि अगर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसको बोल रहे हैं, हम रेलवेज को बोल रहे हैं। जैसे रेलवे जो होती है वो एक शहर से दूसरे शहर में सामान ट्रांसफ़र कर सकते थे ब्रिटिशर्स से, कोयला वगैरह या जो भी वो मिनरल्स वगैरह निकाल रहे थे, या खाना वगैरह जो उनको ट्रांसफ़र करना था, या वो खुद किसी और शहर से किसी और शहर में जाना था, तो जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन थी डिस्टर्ब हो रही थी। मतलब इसमें दिक्कतें आ रही थी। क्यों दिक्कतें आ रही थी, कि जितने भी वर्कर्स थे
वो तो स्ट्राइक पे गए हुए हैं, है ना। तो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो थी वो डिस्टर्ब हो रखी हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान होता है जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जब रेलवे अभी के टाइम पे भी जो 2022 है, ऐसे टाइम पर भी अगर रेलवेज में कुछ दिक्कतें आती है, अगर वो 1-2 दिन के लिए बंद हो जाती है या 1-2 घंटे के लिए भी बंद हो जाती है ना, तो सरकार को बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे ट्रेन का रूट चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सामान की आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लोगों को लेकर जो ट्रेन जा रही है उसमें आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो सेम थिंग उस टाइम पे भी हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम इस मूवमेंट को रोकेंगे, नेशनलिस्ट जो है उनको रोका जाएगा। तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो दिल्ली में काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट मूवमेंट टाइप्स का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को वहाँ पे बुलाया गया था। और जैसे दिल्ली जो थी वो उनकी कैपिटल सिटी भी थी ब्रिटिशर्स की, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा रूल था, जितने भी इंपॉर्टेंट काम थे वो दिल्ली में ही होते थे। तो महात्मा गांधी जी को दिल्ली में जाने से रोका गया, और जो लोकल लीडर्स थे जो अमृतसर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ से लोकल लीडर जो थे उनको निकाल दिया गया, मतलब उठा लिया गया वहाँ से, उनको जेल में बंद कर दिया गया। जैसे रॉलाट एक्ट कहता है कि हम कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस कर सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को लेके जा सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को लेके जा सकते हैं बिना सुनवाई के, 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। तो उन्होंने वही किया, लोकल लीडर्स को पकड़ा अमृतसर से और जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोका गया किसी भी कारण की वजह से। तो अब आगे क्या होता है? अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट की तरफ। तो आगे क्या हुआ? 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो क्या हुआ? 10th अप्रैल, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? पहले 6 अप्रैल की बात कर रहे थे। 6 अप्रैल 1919 से हड़ताल स्टार्ट हुई। अब हम आ गए 10th अप्रैल 1919 पे, हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट की तरफ जाते ही जा रहे हैं। तो 10th अप्रैल को क्या हुआ? जो पुलिस थी अमृतसर में, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। लोग शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से जो गुस्सा था लोगों का वो और ज़्यादा बढ़ गया अलग अलग शहरों में। तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, क्योंकि उनको पता था कि वो तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन्होंने कुछ ब्रिटिश की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करा, ना उनके किसी काम में दखल डाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, रेलवे वालों ने काम करने बंद कर दिया, टेलीग्राफिक ऑफिस में उन्होंने काम करना बंद कर दिया। पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा कि जिससे ब्रिटिशर्स को कुछ नुकसान हो, लाइक उन्होंने कुछ मारपीट नहीं करी, ठीक है, ना उनकी कुछ प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किया। तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, बट पुलिस इन अमृतसर ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। तो उन्होंने अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली। तो उन्होंने बैंक्स पे अटैक करा, पोस्ट ऑफिस पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया। ये हमने 1857 के रिवॉल्ट में भी देखा था कि ये सब चीज़ें हुई थी, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया था। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस पर अटैक किया जाता है ना, तो जो एक बैकबोन होती है इकोनॉमी की, वो टूटती जाती है, मतलब एक जो रूल होता है ना वो टूट जाता है। अभी भी अगर आप देखोगे कि कहीं पे भी कुछ प्रोटेस्ट होता है, किसी भी चीज़ के आगे जाकर प्रोटेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले रेलवेज को अटैक किया जाता है या बसेस को अटैक किया जाता है, क्योंकि वो एक लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एक बैकबोन होती है। अगर वो टूट जाए या अगर उसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन आए ना, तो सरकार को काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, एंड उसकी वजह से और लोगों को दिक्कत होती है। तो वो जो और लोग होते हैं वो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जिससे सरकार को और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो यही जो स्ट्रैटेजी है ये लोगों ने फॉलो की। इन्होंने बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे क्या हुआ ये तो अब लोगों ने करा। पहले पुलिस ने गोली मारी, ठीक है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उन पे गोली चला दी गई। तो अगर हम वापस से चलते हैं, हम सब कुछ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी के तहत वो समझते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले रोलैक्ट एक्ट आया। सबसे पहले, बल्कि रोलैक्ट एक्ट से पहले गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करे, जिससे जो ब्रिटिशर्स का गुस्सा बढ़ गया, उन्होंने रोलैक्ट एक्ट निकाल दिया। रोलैक्ट एक्ट की वजह से इंडियंस का गुस्सा बढ़ गया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए, पर पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए, अपनी जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया, रैलीज ऑर्गेनाइज की। इन पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको दिक्कतें आने लगी, तो उन्होंने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, लीडर्स को पकड़ने लग गए, और अमृतसर में एक जगह पे गोलीबारी भी हो गई, जिसकी वजह से जो लोगों का गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर अटैक करा। इसके बाद क्या हुआ? ये लोगों की साइड से हो गया, अब किसकी साइड आएगी? ब्रिटिशर्स की साइड आएगी। ब्रिटिशर्स की साइड से क्या हुआ? मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ अभी भी चलता है। मार्शल लॉ होता है मिलिट्री का लॉ, मतलब जो सरकार है उसने मिलिट्री को पूरा हक दे दिया कि अब आप इस राज्य को संभालो, ये हमारे हाथ से निकल चुका है, ठीक है। तो उन्होंने उस एरिया का जो अमृतसर का जो एरिया था, वहाँ पे मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया, मतलब वहाँ पे मिलिट्री को उन्होंने
अपॉइंट कर दिया, मिलिट्री लगा दी वहाँ पे उन्होंने कि मिलिट्री आप ही इस जो ये एरिया है इसको संभालिए, हमारे हाथ से निकलती जा रही है। तो मिलिट्री का पूरा हक था, अभी भी देखता है, अगर मिलिट्री कभी होते तो वो टीयर गैस का यूज़ करती है, वाटर गन्स का यूज़ करती है। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होती है, वायलेंस वगैरह भी हो जाता है, पुलिस और जो आर्मी वाले लोग होते हैं और जो कॉमन लोग होते हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया और जनरल डायर को उस जो मार्शल लॉ की जो आर्मी थी, जो आर्मी को वहाँ पे लगाया गया था, उसके जनरल डायर, उसके जो मेन हेड थे उनको किसको बनाया गया, जनरल डायर को बनाया गया, उनको कमांड दी गई इस चीज़ की। तो अब आते हैं हम 13 अप्रैल 1919 को। अभी 10 अप्रैल की बातें कर रहे थे कि गोलाबारी हुई, उसके बाद फिर 2-3 दिन तक इनका प्रोटेस्ट चला होगा। तो 13 अप्रैल की बात हुई, द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इनफेमस का मतलब क्या होता है? फेमस का मतलब होता है मशहूर होना, इनफेमस का मतलब होता है गलत काम के लिए मशहूर होना या गलत तरीके से मशहूर होना। तो जलियांवाला बाग जो था वो फेमस तो काफ़ी इंसिडेंट है, पर वो गलत चीज़ के लिए फेमस है कि मतलब इंडियंस के साथ कितना बुरा हुआ था वो उस दिन पे, जिसमें इंडियंस की कोई गलती भी नहीं थी। तो इंसिडेंट हुआ क्या था, ये इस पैराग्राफ में काफ़ी डिटेल में दे रखा है, तो हमें समझ में आएगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक्चुअली था क्या। तो रोलैक्ट एक्ट से चला आ रहा है सब कुछ, जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भी काफ़ी गुस्सा था, रोलैक्ट एक्ट की वजह से भी काफ़ी गुस्सा था लोगों के अंदर। तो जलियांवाला बाग जो है वो एक जगह है, एक पार्क टाइप है, गार्डन टाइप है, अमृतसर के अंदर, अमृतसर मतलब पंजाब के अंदर। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 को। वहाँ पे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग के अंदर। वो भीड़ किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुई थी? सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, अदर्स हैड केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। मतलब जो भीड़ इकट्ठा हुई थी सारी प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे, उसमें से थोड़े बहुत लोग थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, मतलब सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए थे। बाकी जो लोग थे वो बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे। बैसाखी फेयर मतलब बैसाखी के मेले को अटेंड करने आए थे। बैसाखी जो भी होती है वो जो एक इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है पंजाब का, पंजाबियों का बल्कि, वो 13 अप्रैल एंड 14 अप्रैल के अराउंड जो है वो इंडिया में मनाया जाता है। तो वही इसी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर, जहाँ पे दूर दूर शहर से लोग यहाँ पे आए हुए थे उसको मनाने के लिए, उसको देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। कुछ ही लोग थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, प्रोटेस्ट पीसफुल अपनी बात आगे रखने के लिए। पर अब ब्रिटिशर्स को लगा कि इतने सारे लोग जलियांवाला बाग के अंदर मिल रहे हैं तो ये कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, कुछ गलत काम ना करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कुछ पॉलिसी ऐसी ना बने जिससे ब्रिटिशर्स को नुकसान हो। तो उन्होंने जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने रीज़न किया, तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी बुरा किया। हमें सबको पता है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, तो हम पढ़ते हैं उस चीज़ को। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज। तो बहुत सारे लोग जो थे वो बाहर से आए हुए थे, मतलब सिर्फ अमृतसर के शहर के नहीं थे, बाहर के शहर से भी लोग आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो उन्हें पता नहीं था कि ये जो शहर है अमृतसर का, उस टाइम पे यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ, मतलब मिलिट्री का रूल है। मतलब वो ऐसे खुल के मीटिंग नहीं कर सकते या कुछ मेले में ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मेला ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, अभी सरकार थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उन्हें पता नहीं था क्योंकि वो बाहर से आए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जनरल डायर जो हमें बताया कि इस जो मार्शल लॉ में उनको कमांड दी गई थी इसकी। तो जनरल डायर ने क्या किया, वो एरिया में एंटर करे, उन्होंने जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, एग्जिट पॉइंट एक दो थे जलियांवाला बाग में, आई एम नॉट श्योर, एक ही एग्जिट पॉइंट था आई गेस, एक ही बहुत पतला सा एग्जिट पॉइंट था। ठीक है, तो जनरल डायर आए, उन्होंने जो एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक करवा दिया अपनी आर्मी से, एंड अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग हैं उन पे ओपन फायर करो। ठीक है, तो जितनी भी उनकी आर्मी थी, आर्मी के लोगों ने वहाँ पे जितने भी लोग थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो मर्द हो, ठीक है, जो भी थे, बड़े छोटे को जो भी थे, उन सब पे गोली चलाने का उनको आदेश दे दिया गया। क्या वो खुलेआम गोली चलाना है, जो भी बीच में है उसको मार देना है, जितने भी लोग हैं उनको मार देना है। जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, कुछ लोगों ने हमें, जैसे आपने सुना भी होगा, इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ, पर आपने सुना होगा कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब हुआ था, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, बहुत पतली सी एग्जिट थी, तो कुछ लोगों ने उसमें से निकलने की कोशिश भी की, पर आधे से ज़्यादा लोगों ने ये ठान लिया कि वो ब्रिटिशर्स के हाथों से नहीं मरेंगे। ने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग में एक कुआं है, एक वेल है, तो उन लोगों ने उसके अंदर छलांग लगा ली। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो उसमें भी मर गए, कुएं में से भी काफ़ी सारी लाशें निकली। कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स की गोली से मरे, कुछ लोग जो थे वो इस वेल में गिरने की वजह से मरे। तो आज भी जो है हम जाते हैं, अगर जलियांवाला बाग कोई जाएगा तो उसको देखेगा, वहाँ पे उन्होंने मार्क कर रखे हैं जलियांवाला बाग में, जहाँ पे बुलेट्स फायर हुई थी, वहाँ पे निशान उन्होंने मार्क करा कि यहाँ पे बुलेट लगी थी, वॉल्स पे लाइक होल्स टाइप हो रखे हैं, मैं गया था जब, तो वहाँ पे होल्स टाइप हो रखे हैं, तो उस होल्स में उन्होंने मार्क करा है कि ये बुलेट के निशान थे, बुलेट के निशान थे।
वेल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ उन्होंने निशान बना रखे हैं कि ये यहाँ पे जब चीज़ें हुई थी। तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट पूरा यही था, बैसाखी फेयर के लिए वो आए हुए थे लोग। एंड बैसाखी फेयर के लिए जब वो लोग आए, उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। जनरल डायर जिन्होंने बिल्कुल लाइक गलत बिहेवियर दिखाया, एक बहुत इनह्यूमन थिंग करी उन्होंने, एक इनह्यूमन बिहेवियर दिखाया। उन्होंने एक ओपन फायरिंग कर दी सबके ऊपर, जिसमें सारे लोग मर गए। उन्होंने कुछ उनको बताया नहीं कि ऐसा कुछ है यहाँ पे, आपको निकल जाना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको, उन्होंने सीधा जाके उन सबको गोली मार दी। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जब उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो उन्होंने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। मतलब उन्होंने बाद में ये बोला, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये था टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, मतलब लोगों के दिल में एक भय पैदा करना कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है, तो ये अपने आप को समझते क्या हैं, ठीक है, तो इनके प्रति जो इनका जो उनको लग रहा था कि जो ब्रिटिशर का डर कम हो गया ना, वो डर वापस से जगाने के लिए मैंने ये इंसिडेंट करा है, ठीक है। तो जो सत्याग्रही जो सत्याग्रह कर रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, 3 बार सत्याग्रह कर दिया, फिर रोलाट एक्ट के अगेंस्ट ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनको वापस दिखाना चाहते थे वो लोग कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कितने पावरफुल हैं, ठीक है, और उनको उनके जो इंडियंस है ब्रिटिशर्स के अंडर रहना चाहिए, उनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो कि गलत था। पर उनका ऑब्जेक्टिव यही था, उन्होंने जो डिक्लेयर किया, जो कि बिल्कुल ही एक स्टूपिड थिंग है कि उन्होंने ऐसा बोला टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। तो ये काफ़ी गलत हुआ, जनरल डायर वाला जो इंसिडेंट था काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ, पूरे जनरल बाग वाला इंसिडेंट जो था। तो फिर इसकी वजह से अब लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब जितना ज़्यादा था उससे डबल हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखा रखी है जलियांवाला बाग इंसिडेंट की, जहाँ पे अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा पैराग्राफ में, तब मैं इस पिक्चर को ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जो क्राउड था वो सड़कों पे आने लगा नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, जैसे अमृतसर पंजाब जो है वो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, तो वहाँ पे मूवमेंट जो था जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगे लोग, जैसे मैंने बोला कि बैकबोन होती है, तो बैकबोन को तोड़ने की कोशिश, कमर की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी वहाँ पे सरकार की। तो स्ट्राइक्स हुए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस हुए पुलिस के साथ, अटैक्स हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग पे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड किया, तो हमें तक अभी अगर हम पैराग्राफ पढ़ते जाए ना स्टार्टिंग से, तो आप देखोगे कुछ पहले इंडियंस कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स कर रही है, फिर ब्रिटिशर्स के रिस्पॉन्स में इंडियंस कुछ करते हैं, फिर इंडियंस के रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा वन बाय वन कुछ ना कुछ होता जा रहा था। तो हम स्टार्टिंग से ये देखते आ रहे कि रोलाट एक्ट हुआ, उसकी वजह से ये अपोजिशन हुई, अपोजिशन को दबाने के लिए उन्होंने ये करा, उसको दबाने के लिए उन्होंने मूवमेंट करा, मूवमेंट की वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो एक वन बाय वन ऐसी चीज़ें चलती जा रही हैं। तो वही हुआ, अब इंडियंस ने ये चीज़ें करी कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट टाइप करा, फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया, स्ट्राइक्स बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। तो उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने रिस्पॉन्स ऐसा दिया कि हम लोगों के अंदर डर पैदा करेंगे, हम लोगों को शर्मशार करेंगे, ह्यूमिलेट का मतलब होता है शर्मिंदा करेंगे उनको। तो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रही को फोर्स किया, मतलब जो भी जिन भी सत्याग्रही को पकड़ रहे थे उनको फोर्स किया कि अपनी नाक को है अपने ग्राउंड पे रगड़ते हुए आना है, ठीक है। तो उनको ऐसा करके ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, उनको शर्मिंदा महसूस करवाने की कोशिश की, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। तो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जो इंडियंस हैं जिनको भी पकड़ लेंगे सत्याग्रही को, उनको नाक घिसड़नी पड़ेगी अपनी ब्रिटिशर्स के सामने ग्राउंड पे, ठीक है, उनको रेंग के जाना होगा स्ट्रीट्स के अंदर, और जितने भी उनको वहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स दिखेंगे या ब्रिटिशर्स के आर्मी वाले लोग दिखेंगे, ब्रिटिशर कोई भी इंडिविजुअल दिखे, कोई भी पर्सन दिखेगा ब्रिटिशर का, उनको सलाम करना पड़ेगा। मतलब एक ह्यूमिलेटिंग बात थी, क्योंकि ब्रिटिशर उन पर इतना बुरा कर रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को उनको सलाम करना पड़ रहा है, उनके सामने नाक रगड़नी पड़ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही थी ब्रिटिशर्स की साइड से इंडियंस के प्रति। तो लोगों को फ्लॉग्ड किया गया, मतलब चाबुक होता है ना, चाबुक से लोगों को मारा गया। और विलेजेस अराउंड गुजरावाला टाउन इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, मतलब कुछ विलेजेस पर उन्होंने इतना बुरा किया, वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग भी करी, ठीक, बमबारी भी करी। कहाँ पे करी थी, गुजरानवाला टाउन में, जहाँ पे गुजरानवाला टाउन जो कि अब पंजाब में था पहले उस टाइम पे, अब वो पाकिस्तान के अंदर है, वो जो एरिया है वो पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया है। तो कुछ विलेजेस में बॉम्ब हुआ गया, एंड कुछ लोगों को चाबुक से मारा गया, उसके अलावा सलाम करवाया गया, जैसे मैंने बताया, नाक रगड़नी पड़ी थी। यहाँ पे एक पिक्चर जो है उसी चीज़ के, एक जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था कि जो भी अमृतसर पंजाब में लोग हैं उनको, वो देखा, आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो रगड़ना पड़ रहा है, उनको घिसना पड़ रहा है सड़क के ऊपर। तो जो रॉलाट सत्याग्रह एक्ट था वो काफ़ी वाइड स्प्रेड हुआ, काफ़ी बड़ा मूवमेंट था ये जो सत्याग्रह वाला था, कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया, पर इसका एक जो लिमिटेशन ये थी कि अभी इतना कुछ हुआ,
पर ये हो सब शहर में रहा था, ठीक है, शहरों में रहा था या सेमी अर्बन एरियाज में हो रहा था, गांव तक, गांव के कोने तक नहीं, हर गांव में नहीं पहुंच रहा था बेसिकली। तो हर गांव में ना पहुंचने की वजह से महात्मा गांधी को फील हुआ कि एक ऐसा मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे जो हर गांव में पहुंचे, ठीक है, ये सिर्फ एक शहरों तक सीमित ना रहने वाला मूवमेंट रहा है, इसमें हर गांव का इंसान, हर इंडियन बेसिकली पार्टिसिपेट करे। पर उन्होंने ये भी सोचा, उनको ये भी महसूस हुआ कि ऐसा मूवमेंट तब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते या तब तक वो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हिंदू मुस्लिम्स को साथ में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड एंड रूल पे चल रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि वो पहले उन्होंने जो किंग्स थे उनके बीच में उन्होंने टकराव डाला, जो पहले से ही टकराव थोड़ा बहुत होता था कि ये मैं इसका राज्य अपने अंडर ले लूंगा, इसका राज्य अपने अंडर ले लूंगा, ठीक है, तो जो टकराव था उन्होंने उसको बढ़ाया, उसका फायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल्स उसको बोलते हैं कि बांटो और उसके ऊपर राज करो। ऐसी वाली जो चीजें थी उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे काफी ज्यादा इंप्लीमेंट करी थी, काफी केसेस में उन्होंने ऐसा करा था ताकि उनको दूर रखा जाए, उनको पता था अगर हिंदू मुस्लिम अगर यूनाइट होंगे तो काफी लार्ज पॉपुलेशन जो होगी वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होगी। तो उन्होंने काफी कोशिश की कि हम हिंदू और मुस्लिम को जितना हो सके आपस में ही लड़वाएं, रादर देन कि उनको ब्रिटिशर्स से लड़ना पड़े। तो उन्होंने, गांधी जी ने भी यही सोचा कि ऐसा मूवमेंट जो है तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हिंदू और मुसलमान जो है वो साथ में नहीं आएंगे। तो उन्होंने जो सोचा, उन्होंने एक मौके का फायदा उठाना जिसे कहते हैं ना, उन्होंने सोचा कि एक मूवमेंट ऐसा है जिसमें मैं मुस्लिम्स की हेल्प करूंगा एंड उनको हम जो है मुस्लिम्स की हेल्प करके और हम उनको अपने अम्ब्रेला के अंदर ले लेंगे एंड हम साथ मिलके, हिंदू और मुसलमान साथ मिलके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करेंगे। तो एक ऐसा इशू उन्होंने उठाने की कोशिश की, वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। एक खिलाफत इशू था जिसके लिए मुस्लिम जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं इसमें अपने जो लोग हैं उनको सपोर्ट दूंगा, इनको इस खिलाफत इशू को, कांग्रेस को बोलूंगा कि इस खिलाफत इशू को सपोर्ट करें, तो जो मुस्लिम्स थे वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे, हिंदू के साथ में आ जाएंगे एंड हिंदू और मुस्लिम जो है वो इंडियंस बन के, मतलब साथ में जो है इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड, ये खिलाफत इशू क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ना वो एंड हुआ विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ठीक है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था एक डिफीटिंग साइड होती है, मतलब जो हारने वाली टीम होती है, काफी चार पांच मतलब काफी सारी कंट्रीज दो टीम्स में डिवाइड हो गई थी। तो जो ऑटोमन टर्की थी उनकी वाली टीम हारी थी, तो ऑटोमन टर्की की डिफीट हो गई थी और एक रूमर्स फैल रहे थे कि दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर। मतलब एक रूमर्स फैल रहे थे, ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि ऑटोमन एम्परर जो है, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल हेड भी होता है इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा, मतलब उस टाइम पे जो लोग जो थे उस ऑटोमन एम्परर को, उस ऑटोमन के राजा को अपने इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड भी मानते थे, अपना हेड मानते थे रिलीजियस कंटेंट में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे ये लोग, खलीफा बोलते थे। उनको रूमर्स फैल रहे थे, अफवाहें फैल रही थी कि उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन इट, मतलब उन पे कुछ काफी ज्यादा बुरा नियम लागू होने वाला है जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत होने वाली है। तो इसको ही, मतलब उनकी पावर्स को ही बचाने के लिए, मतलब अपने खलीफा को, अपने जो उनको लीडर है, स्पिरिचुअल हेड है, उनको बचाने के लिए, उनकी पावर्स को उनके पास रखने के लिए, ठीक है, उनके साथ लड़ने के लिए बेसिकली एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में। कब फॉर्म की गई थी? मार्च 19 बॉम्बे में। और हम अभी कहाँ पे पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे अप्रैल 1918 की बात। मतलब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट से पहले ही खिलाफत कमेटी बन चुकी थी। 1980 में हमें पता है जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो एक खिलाफत कमेटी तभी बनी, उसके बाद ये जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ। तो मतलब ये जो मुस्लिम्स थे पहले से खिलाफत इशू के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम्स को हम एक अम्ब्रेला के अंडर ला सकते हैं। जो कि कांग्रेस जो थी मुस्लिम्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करती थी, उनके मूवमेंट्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, पर गांधी जी ने सोचा कि हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहिए, हमें मुस्लिम्स के जितने भी मूवमेंट है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें इंडियंस की तरह लड़ना चाहिए रादर देन हिंदूज एंड मुस्लिम, जिसकी वजह से ही हम ब्रिटिशर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं उनकी पावर को। तो एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में 19 मार्च में। और ये किसने कौन थे इनके लीडर्स? यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मतलब एक यंग जनरेशन के, मतलब जो युवा नेता होते हैं ना, तो मुस्लिम के जो युवा नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दो भाई थे, इन्होंने डिस्कसिंग करना स्टार्ट किया महात्मा गांधी के अंदर, क्योंकि मुस्लिम्स को भी पता था कि हमें हिंदूज की मदद करनी चाहिए, उनके सपोर्ट से ही हम ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं इंडिया से। और इंडियंस को, मतलब हिंदूज को भी यही पता था, ठीक है, कि हम मुस्लिम का सपोर्ट के बिना हम ब्रिटिशर्स से फाइट नहीं कर सकते। हम सबको, हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में मिलके ही, बाकी रिलीजन्स लोग से भी, हम सारे ग्रुप्स को एक साथ इंडियंस की तरह हमें इन ब्रिटिशर्स से लड़ाई करनी पड़ेगी और ब्रिटिशर्स से ओवरकम करना पड़ेगा।
तभी ब्रिटिश जो है हम इसको अपने देश को, इंडिया को हम ब्रिटेन से आज़ाद करवा सकते हैं। तो गांधी जी से डिस्कस करना उन्होंने स्टार्ट किया मोहम्मद अली शौकत अली में कि हम इस खिलाफत इशू में आपका साथ चाहते हैं, और महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम सत्याग्रह एक ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम आपका साथ चाहते हैं। तो गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी इस चीज़ में कि अगर हम इसमें मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम हमें सत्याग्रह में सपोर्ट करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारा जो मैन पावर है, जो हमारी आर्मी टाइप्स हो गई है ना, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट वाली आर्मी है, जो सत्याग्रह में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जितने भी मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ और अच्छे से हम मूवमेंट ये अपना सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, उन्होंने बाकी लीडर्स को कन्विंस किया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, जो कि खिलाफत के लिए भी होगा और स्वराज के लिए भी होगा। मतलब जो कांग्रेस थी वो पहले मुस्लिम के मूवमेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए गांधी जी ने कलकत्ता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, वहाँ पे उन्होंने बाकी के जितने भी लीडर्स थे मेन कांग्रेस के, उनको मनाया कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जो कि 2 रीजंस के लिए होगा। एक होगा खिलाफत इशू के लिए, मतलब ये जो खिलाफत के खलीफा जो हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, उनके सपोर्ट के लिए होगा, खिलाफत कमेटी जो बनाई गई है उसके लिए मूवमेंट होगा। और एक जो उसका दूसरा रीजन होगा वो होगा स्वराज के लिए, मतलब खुद की इंडिपेंडेंस के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये हमने इस सेक्शन में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वाई नॉन कॉपरेशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आज की वीडियो में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बहुत ज़रूरी है कि रॉलैट एक्ट क्या था उसका, तो हम इसमें लिखेंगे कि दिस एक्ट वाज हर्डली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लाइन लिखने के बाद हम इसकी मेन चीज़ ये लिखेंगे कि इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। ये लिखेंगे। उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट वाज रॉलैट एक्ट। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि व्हाट वाज डन इन प्रोटेस्ट ऑफ रॉलैट एक्ट, मतलब रॉलैट एक्ट के अगेंस्ट क्या क्या किया गया था। तो इसमें ये पैराग्राफ आ जाएगा कि रैलीज वर ऑर्गेनाइज, ठीक है, और शॉप्स वर क्लोज, ये सब कुछ हम इसके अंदर लिखेंगे। लोकल लीडर्स को पिक किया गया अमृतसर से, महात्मा गांधी को रोका गया दिल्ली जाने से, ये हम चीज़ें उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट में क्या हुआ था, ये हम इस पैराग्राफ से जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि रॉलैट एक्ट क्या था बेसिकली, रॉलैट एक्ट में क्या क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में इंडियंस ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में क्या किया, ये हम इसमें इस पैराग्राफ के बारे में लिखेंगे, जिसमें मार्शल लॉ के बारे में बताना भी इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग की, क्वेश्चन आएगा जलियांवाला बाग क्या इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट क्या था, कि ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट को किस नज़रिए से देखा, कैसे वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडियंस के लिए, इंडियंस ने क्या करना स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स ने उसके अगेंस्ट क्या करना स्टार्ट किया। और महात्मा गांधी, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है ना, जो वो घुमा के पूछते हैं, वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था, वो ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने जो ये रॉलैट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, ये बंद क्यों कर दिया, मतलब इस सत्याग्रह को हटा क्यों दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ें घुमा के पूछते हैं लोग, सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे वो किसी भी और भी एग्जाम में हो, तो डायरेक्टली पूछने की जगह ये पूछते हैं कि वाई महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलैट एक्ट, मतलब महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह चलाया था रॉलैट एक्ट के अगेंस्ट, उसको बंद क्यों कर दिया, इसको क्लोज क्यों कर दिया। तो उसके अंदर हम ये लिखेंगे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जनरल डायर ने ये सब कुछ कर दिया, मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना जो उसका एक मेन मोटिव उसने बताया, ठीक है, जिसकी न्यूज़ के अगेंस्ट जो लोग थे जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और जो ये वायलेंस बढ़ता ही जा रहा था धीरे धीरे करके, फिर ब्रिटिशर्स ने वायलेंस की इंडियंस के ऊपर, तो ये वायलेंस बढ़ रहा था, जिसके अगेंस्ट जो थे वो थे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। जैसे वो देख रहे थे कि उनके मूवमेंट में जो था वो एक वायलेंट मूवमेंट बन गया है नॉन वायलेंट मूवमेंट की जगह, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये जो सत्याग्रह चलाया है हमने रॉलैट एक्ट के अगेंस्ट, इसको हम क्लोज ऑफ करेंगे, कॉल ऑफ करेंगे। उसके बाद सत्याग्रह जो था वो कैसे फैला, सत्याग्रह के मतलब उसमें क्या कमी थी, तो ये इसमें हम लिखेंगे कि लिमिट मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन, और महात्मा गांधी ने डिसाइड किया ब्रॉड मूवमेंट होगा, उसके बाद हम लिखेंगे खिलाफत इशू क्या था, और कैसे महात्मा गांधी ने, एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि हाउ महात्मा गांधी
लाइक इसमें हम ये लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने कैसे एक अपॉर्चुनिटी देखी। तो हाउ डिड महात्मा गांधी सो एन अपॉर्चुनिटी इन खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी ने कैसे डिसाइड किया, कैसे देखा एक अपॉर्चुनिटी को कि मुस्लिम्स को कैसे साथ में लाया जाए, एक यूनिफिकेशन की जाए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा जाए। तो इसमें हम इस लिखेंगे कि खिलाफत इशू पहले से ही चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि इसमें हम मुस्लिम्स को अगर सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम्स को भी एक मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के अंदर ला सकते हैं। तो इसके आगे है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।